आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ITR 1 भरना सिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर। है सर, 5 मिनट के अंदर ITR 1 भरी जाएगी? हाँ जी, 5 मिनट के अंदर ITR 1 भरी जाएगी। ITR 1 और ITR 4 के जो फॉर्म है वो पोर्टल पर आ चुके हैं, वो गवर्नमेंट की साइट पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में ITR 1 भरना सीखेंगे 5 मिनट के अंदर। तो चलते हैं कहां पर? इनकम टैक्स की साइट पर। तो जब हम इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे तो वहां से हमने ये फॉर्म डाउनलोड कर रखा है। तो फॉर्म डाउनलोड करके इस फॉर्म को भरना है। 5 मिनट के अंदर ये फॉर्म भरा जाएगा। सर, आप हमारे को इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ये यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है? तो यहां पर जैसे ही आप जाओगे इनकम टैक्स की साइट पर, जैसे ही आप इनकम टैक्स की साइट पर जाओगे, डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे 25-26 के ITR 1 का और ITR फॉर्म की यूटिलिटी आ चुकी है एक्सेल की। तो ये इस एक्सेल बेस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने क्या करा, एक्सेल बेस यूटिलिटी को यहां पर डाउनलोड कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सेल बेस यूटिलिटी को डाउनलोड करा उसके बाद मैंने इसे एक्सेल में यहां पर खोल लिया। जैसे ही मैंने इसे एक्सेल में खोला है उसके बाद हमारे को करना क्या है, बेसिक डिटेल्स जो हमारे पास है उसे हमें भरनी है। पहले इस बात का ध्यान रखना, ये ITR फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन कौन भर सकता है? ये ITR फॉर्म जो इंडिविजुअल होगा वो भर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा उसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम अप टू ₹50 लाख है और उसकी इनकम कहां से होनी चाहिए? सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्स से। अगर उसकी इनकम इसके अलावा कहीं और से है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। हाँ, लेकिन अगर कैपिटल गेन से उसकी इनकम है और 1.25 लाख रुपए तक है, कैपिटल गेन से उसकी इनकम है और 1.25 लाख रुपए तक है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने उसके शेयर ले रखे हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो हम मानकर चल रहे हैं जिनकी हम ये रिटर्न भर रहे हैं, लेट सपोज उनका नाम अरविंद कुमार जैन है, ठीक है ना। उनका हमने पैन नंबर डाल दिया, उसका हमने आधार नंबर डाल दिया और उसके बाद हमने इस फॉर्म को भरना शुरू किया। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उनका यहाँ पर फ्लैट नंबर आ गया, उनका यहाँ पर प्रीमिसेस की डिटेल आ गई, उनका एड्रेस आ गया। अब सबसे पहले ही आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ये फॉर्म आपको भरने में दिक्कत आएगी, तो क्लाइंट का आधार नंबर ले लेना। इसके बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिंग आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में से अपने आप को ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करो। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा रिजीम आ जाएगा? बाय डिफॉल्ट है आपका न्यू टैक्स रिजीम। मतलब कि अगर आपने इस ऑप्शन को नो कर दिया, डिफॉल्ट ऑप्शन को नो कर दिया, तो आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट हो रही है? न्यू टैक्स रिजीम के लिए। तो यहां पर इन्होंने लिखा है नो का मतलब क्या है? न्यू टैक्स रिजीम, और यस का मतलब क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अभी हम इसकी जो ITR है वो किस में भर रहे हैं? हम इनकी जो ITR है वो हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भर रहे हैं। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि भाई आप अपनी इनकम 7th प्रोविजो के अंदर भर रहे हैं क्या? हमने कहा नहीं भाई, 7th प्रोविजो के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा पे किया है, फॉरेन में घूमने गए हो, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल ज्यादा है, तो वो सारी कंडीशन हमारी किस में लिखी हुई है? 7th प्रोविजो में। तो हम वहां से इसकी रिटर्न नहीं भर रहे, हमारी तो नॉर्मल सैलरी की इनकम है 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम इस ITR को भर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा हमसे कि भाई ये जो आप ITR भर रहे हो ये कौन से सेक्शन में भर रहे हो? हमने कहा जी हम तो इसे 139(1) में भर रहे हैं। 139(1) का मतलब क्या है? हमारी जो इनकम है 139(1) की, इसका मतलब हमारा ये है कि हम ड्यू डेट से पहले अपनी ITR को भर रहे हैं। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल ID डाल दी। फिर इन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा कि भाई आपकी सैलरी की इनकम कितनी है? तो हमने यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1)
उनकी सैलरी की इनकम डाल दी कि हमारी सैलरी की इनकम 6 लाख रुपए है। सर ये इनकम हम कहाँ से लेंगे? जो आपको आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 देगा, आप वहां से इस इनकम को ले लोगे। अगर आपको कोई परक्यूजिट भी टैक्सेबल है, परक्यूजिट क्या होती है? जैसे मान लो तुमने कोई घर ले रखा है, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें कोई घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, कोई ऐसी फैसिलिटी दे रखी है जो इनकम टैक्स में चार्ज होगी, तो अगर ऐसी कोई परक्यूजिट है तो वो भी यहाँ पर टैक्स होगी। अगर आपने कोई प्रॉफिट लिया है इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कई बार आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी यहाँ पर टैक्स होगी। तो आपकी जो भी ग्रोस सैलरी होगी वो यहाँ पर टैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी कितनी हो गई? 6 लाख रुपए हो गई। सर क्या हमारी कोई ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट है कि हमने किसी फॉरेन कंट्री में कोई अकाउंट बना रखा है? नॉर्मल आईटीआर में ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर 89A के अंदर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपके कोई अलाउंसेज है, अगर आपके कोई अलाउंसेज है तो आप यहाँ पर अलाउंसेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपके अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। तो जब भी आपकी सैलरी की इनकम कैलकुलेट होगी तो जो आपकी सैलरी की इनकम है उसमें से अलाउंसेज को माइनस कर दिया जाएगा। हमारे केस में अगर कोई अलाउंसेज नहीं है तो हमने यहाँ पर कोई अलाउंसेज सिलेक्ट नहीं करा और अपनी इनकम को आगे भर दिया। तो हमारी इनकम कितनी आ गई? 6 लाख रुपए आ गई। सर क्या हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको डालनी नहीं है। 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। तो आपकी नेट सैलरी से इनकम कितनी हो गई? 5,25,000 रुपए। 5,25,000 रुपए की आपकी इनकम होगी। अब यहाँ पर इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ था? अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप फिर भी आईटीआर 1 ही भरेंगे। तो हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिसे हमने लेट आउट कर रखा है, हमने उसे किराए पर दे रखा है। तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम्हें कितना किराया रिसीव हुआ? हमने बोला जी हमारे को 2,10,000 रुपए रिसीव हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या तुमने कोई टैक्सेस दिए लोकल अथॉरिटी को, एमसीडी वगैरह को कोई टैक्स दिया? हमने कहा नहीं। तो इन्होंने 2,10,000 रुपए की इनकम पे 30% हमारे को डिडक्शन दे दी और हमारी रेंटल इनकम कितनी हो गई? 1,47,000। तो हमारी 5,25,000 रुपए सैलरी से इनकम थी, 1,47,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी से हमारी इनकम होगी। अगर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर एक नया शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल 24B। मतलब कि अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है और उस पर कोई इंटरेस्ट देते हो तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कोई डिटेल नहीं डालनी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि आपकी अगर कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो उसे भी आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आईटीआर 1 में हमने क्या सिलेक्ट करा? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, कि भाई हमारे को सेविंग बैंक अकाउंट से 895 रुपए मिले हैं, तो आप इसे भी डाल दो। अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम हो रहा है, जैसे मान लो एफडीआर पे इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से सिलेक्ट कर लो। अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो एनी अदर में डाल के अपनी अदर सोर्स की इनकम को दिखा दो। तो जैसे ही आप ये तीनों इनकम दिखा दोगे तो आपकी यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद अगर आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह है तो आप यहाँ पर नीचे डिडक्शन डाल दोगे। वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर फिर भी आपकी अगर कोई है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे ही आप ये डिडक्शन डालोगे तो डिडक्शन को भी ये लेस करके यहाँ पर टोटल इनकम आपकी दिखा देगा। अगर आपकी इसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है जिस पर टैक्स नहीं लगना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एग्जेम्प्ट इनकम को दिखा सकते हो। जैसे लेट सपोज करो कोई एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5,000 की, या इस तरह की कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको रिसीव हुई है तो आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना जरूरी होता है। जैसे लेट सपोज करो आपको कोई गिफ्ट रिसीव्ड हो गया या कुछ भी हो गया, तो जो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हो। या तो ऑप्शन से सिलेक्ट करके दिखा सकते हो, नहीं तो एनी अदर में डाल के दिखा सकते हो। हमारे केस में हमारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे। सर एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाए ना दिखाए क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको उसे दिखाना चाहिए। तो इन्होंने एक पेज का ये फॉर्म दिया, उसी के अंदर तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट कर दिया कि 18,767 रुपये टैक्स कैलकुलेट हो गया। लेकिन चूंकि आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? 0। आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ना तो आपको टैक्स पे करना ना कोई रिफंड। तो आपको क्या करना है? सिंपल इस वाली शीट को
यहाँ पर ऊपर जाकर वैलिडेट कर देना है। जैसे आप यहाँ से वैलिडेट कर दोगे तो ये सीट ओके दिखा देगा। फिर टीडीएस अगर आपका कोई कटा हुआ है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, टीडीएस की डिटेल यहाँ पर भर दोगे। अगर टीडीएस नहीं है तो आप सिंपल इसे अपना वैलिडेट कर देना। नहीं तो टीडीएस आपका जो भी कटा है, टीसीएस अगर आपका कोई कटा है तो उसकी डिटेल को आपको यहाँ पर भरना है। तो अगर आपने टीडीएस की डिटेल यहाँ नहीं भरी तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सेक्शन टीडीएस जो आपका कटा है वो सेक्शन 192 के अंदर कटा है, मतलब कि सैलरी के अंदर कटा है, यहाँ पर डिटेल डाल दोगे। अदर देन सैलरी के अंदर कटा है तो यहाँ पर डिटेल डाल दोगे। तो आप यहाँ पर टीडीएस की डिटेल डालकर, या अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है, ठीक है, या आपने कोई टैक्स जमा करा है, उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो ये टीडीएस की सीट, यहाँ पर आपको जो भी टैक्स पेड करा है उसकी डिटेल डालोगे। इसके बाद क्या है टीसीएस। अगर आप कहीं फॉरेन घूमने गए हो या आपका टीसीएस कटा है, आपने गाड़ी खरीदी है, तो टीसीएस की डिटेल यहाँ पर आएगी। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो सिंपल शीट को वैलिडेट कर देना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर इसके बाद लास्ट पेज आ जाता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन वाले में यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ये बैंक डिटेल नहीं डालोगे तो आपकी आईटीआर सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है और यहाँ पर इसे टिक करना है कि अगर हमारा कोई रिफंड बनता है तो आप हमारे को यहाँ पर दे दो। अब आपने बैंक डिटेल यहाँ पर डाल दी, उसके बाद आपने इस पर टिक भी कर दिया। नीचे आपको सिर्फ अपना डिटेल डालनी है कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, और जो भी आपका प्लेस है उत्तर प्रदेश आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना जी। तो आप ये डिटेल यहाँ पर डाल के इस सीट को भी क्या कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। जैसे आप इसे वैलिडेट कर देते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट शीट पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्या करना, जनरेट जेएसएन। जैसे ही आप जनरेट जेएसएन फाइल करेंगे तो आपकी जेएसएन फाइल जनरेट हो गई। अब ये कहेगा कि भाई इस जेएसएन फाइल को कहाँ पर सेव करना है। आपने इसे बता दिया कि भाई इसे सेव कर दो, तो इन्होंने पाथ दे दिया कि हमने आपकी जेएसएन फाइल को यहाँ पर सेव कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने पाथ दे दिया, इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। चलो जी, जैसे ही आपने पैन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर आप इनकम टैक्स की साइट पर आ गए। इनकम टैक्स की साइट पर आने के बाद ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर जाने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में कौन सा करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सिलेक्ट फाइलिंग आईटीआर टाइप, आईटीआर 1 हम फाइल कर रहे हैं, हमने कर दिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका टैक्स ऑडिट होगा 44 AB में, हमने कहा नहीं। फिर उसने कहा आईटीआर टाइप कौन सा है, हमने कहा जी आईटीआर टाइप है 1, और जो आपने यहाँ पर जेएसएन फाइल बनाई थी उसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। डेस्कटॉप से आपने ये जेएसएन फाइल उठा ली और इसे आपने यहाँ पर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद, ठीक है ना, ये आपकी फाइल को चेक कर रहा है, कह रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, और उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले गए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके आपको ओटीपी बेस, आधार बेस कैसे भी वेरीफाई करना है, इसे कंटिन्यू कर देंगे, और इस तरीके से आपकी जो आईटीआर है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी, आपका क्लाइंट आपको फीस दे देगा, ठीक है ना, और फीस दे देगा तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस आईटीआर के सीजन अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है आईटीआर के सीजन में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।